हमें पढ़ना है 1961 का चैप्टर 4 इंस्पेक्शन एंड माइन ऑफिशियल्स। ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑफ इंस्पेक्टर रेगुलेशन 32 है। क्वालिफिकेशन ऑफ इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्टर रहता है चीफ इंस्पेक्टर या रेंज इंस्पेक्टर, तो उसका जो क्वालिफिकेशन होता है क्या क्या होना चाहिए। ऐसा तो नहीं किसी को भी अपन चीफ इंस्पेक्टर और रेंज इंस्पेक्टर बनना दे। तो इसका सब रेगुलेशन 1 आफ्टर द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस रेगुलेशन, ये रेगुलेशन के आने के बाद नो न्यू पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज चीफ इंस्पेक्टर। कोई भी हम जो नए पर्सन होगा तो चीफ इंस्पेक्टर तब तक अपॉइंट नहीं करेंगे, अनलेस मतलब तब तक अपॉइंट नहीं करेंगे जब तक ही होल्ड्स अ डिग्री और डिप्लोमा इन माइनिंग, जब तक उसके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा एक माइनिंग इंजीनियरिंग में होगा, ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा नहीं किसी में भी, बट सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव किया हुआ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। एंड ऑल्सो ए फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ग्रांटेड अंडर दिस रेगुलेशन, और फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए, कंपलसरी है। सब रेगुलेशन 2 मतलब चीफ इंस्पेक्टर के पास क्या होना चाहिए, तो डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए और फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। सब रेगुलेशन 2 आफ्टर द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस रेगुलेशन, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर। ये रेगुलेशन के आने के बाद कोई भी पर्सन को हम इंस्पेक्टर तब तक अपॉइंट नहीं करेंगे जब तक के पास उसके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा होगा इन माइनिंग इंजीनियरिंग ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब डिग्री और डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग में होगा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, जैसे हम चीफ इंस्पेक्टर के बारे में पढ़े। एंड ऑल्सो ए फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ग्रांटेड अंडर दिस रेगुलेशन, साथ में उसके पास क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना भी कंपलसरी है। सेम दोनों के लिए सेम क्वालिफिकेशन है, डिग्री और डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग और फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, प्रोवाइडेड दैट। ठीक है। फर्स्ट, in relation to electrical machinery installed in mines, a person holding a degree or diploma in electrical engineering of the educational institution approved by the central government may so be appointed। तो कितने इंस्पेक्टर रहते हैं, एक रहता है इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, एक रहता है इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, मतलब इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर रहता है, एक रहता है मैकेनिकल इंस्पेक्टर और एक इंस्पेक्टर रहता है मेडिकल इंस्पेक्टर। टोटल होते हैं 4 इंस्पेक्टर। ठीक है। एक माइन वाला, एक इलेक्ट्रिकल वाला और एक मैकेनिकल वाला और एक डॉक्टर वाला जो रहता है वो। ठीक है। अगर किसी के पास इलेक्ट्रिकल मशीनरीज माइंस में अगर इंस्टॉल्ड है, ठीक है, तो पर्सन जिसके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो एजुकेशन अप्रूव्ड बाय बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंट करेंगे, वो इलेक्ट्रिकल मतलब समझ लो एक रीजन है, वहाँ पे माइंस है, वहाँ पे 3-4 माइंस है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीनरी का काम हो रहा है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल का भी इंस्पेक्टर अपॉइंट होगा। In relation to other machinery or mechanical appliances installed in mine, a person holding degree or diploma in mechanical engineering of an educational institution approved by the central government may so be appointed। अगर मशीनरी और मैकेनिकल मतलब अप्लायंसेज है माइंस में, तो पर्सन के पास डिग्री और डिप्लोमा किसमें होना चाहिए, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई माइंस है वहाँ पे मतलब माइंस में मैकेनिकल है या फिर वो है, तो एक माइनिंग इंस्पेक्टर को तो समझ नहीं पाएगा ना, तो एक मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोली कि एक मैकेनिकल इंस्पेक्टर भी अपॉइंट होना चाहिए वहाँ पे। थर्ड, in relation to the provision of the act of this regulation and of the order made thereunder, which related to matter concerning the health and welfare of the person, a person holding degree or diploma in medicine, surgery, or the social science or labor welfare, as the case may be, of the educational institution approved by the central government, or the person holding such other qualification as the central government may approve in this behalf may so be appointed। अगर ये जो एक्ट के जो प्रोविजंस है और ये रेगुलेशन का और जो ऑर्डर जो हम बना रहे हैं, जिससे मतलब जो मैटर है वो हेल्थ एंड वेलफेयर के इसमें पर्सन को इफेक्ट करता है। ठीक है। मतलब कोई माइंड उसमें हेल्थ एंड वेलफेयर के पर्सन पर्सन के लिए भी एक होना चाहिए, मतलब इंस्पेक्टर ऑफ मेडिकल। ठीक है। पर्सन जिसके पास होना चाहिए, जो इंस्पेक्टर ऑफ मेडिकल होना चाहिए, उसके पास डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए मेडिसिन में, सर्जरी में, या सोशल साइंस या लेबर वेलफेयर में, और द केस में भी मतलब ये हेल्थ एंड वेलफेयर बोला, तो वेलफेयर के लिए भी अपने को अपॉइंट करना पड़ेगा, किसके लिए, मतलब वेलफेयर इंस्पेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है। जिसके और वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए क्या होना चाहिए, तो सोशल साइंस या फिर लेबर वेलफेयर में डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो पर्सन अगर के बाद मतलब दूसरी भी क्वालिफिकेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर सकते हैं, मतलब इससे बड़ी क्वालिफिकेशन है तो इससे लेबर क्वालिफिकेशन को भी सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर सकता है, मे सो बी अपॉइंटेड। रेगुलेशन 33 डेफिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस रेगुलेशन। डेफिनेशन में यहाँ पे दो थे ऑप्शन है, ऑल एक्सेप्शन विद इन
The mine boundary and all the premises, plants, machinery and workshop specified in clause J of the subsection 1 of section 2 of the act shall constitute of mines. तो जो एक्ट का जो सेक्शन 2 है उसका सबसेक्शन 1 का क्लॉज जे है, उसमें मतलब माइंस की डेफिनेशन दी है कि ऑल एक्सकवेशन विद इन द माइंस बाउंड्री एंड ऑल प्राइमिसेस प्लांट मशीनरी एंड वर्क्स, और उसमें बहुत बड़ी डेफिनेशन है, वो कम से कम एक पेज की तो होंगी। उसमें वो सारे एडिट्स मतलब इंक्लाइन विल्क्लाइन सब दिया है, बोर होल्स को बोल सकते हैं अपन, माइन मतलब किस को बोल सकते हैं माइंस, मतलब उसमें तो वाली डेफिनेशन के हिसाब से। और नॉर्मल से माइंस क्या बोलेंगे अपन, तो माइन को बोलेंगे ऑल एक्सकवेशन। एक्सकवेशन मतलब जहाँ से अपन कुछ निकाल रहे हैं, ठीक है, विद इन द माइन बाउंड्री। माइन बाउंड्री के अंदर अगर अपन कुछ चीज निकाल रहे हैं, एंड ऑल प्रेमाइसेस, प्रेमाइसेस मतलब बाउंड्री, प्लांट्स मशीनरीज और जो वर्क्स जो है मतलब, और प्लांट मशीनरी एंड वर्क्स, ठीक है, ये इसको बोलेंगे अपन माइंस। अब बोलेंगे सेकंड वाला डेफिनेशन, बोलेंगे एवरेज एम्प्लॉयमेंट। द एक्सप्रेशन एवरेज एम्प्लॉयमेंट ऑफ द माइंस means the average per day during the preceding quarters of the total employment in all excavation and specified ancillary facilities within the specified mines boundary। अब एवरेज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जो प्रीसीडिंग क्वार्टर्स में जो एवरेज मतलब एवरेज एम्प्लॉयमेंट मतलब एवरेज पर डे ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग क्वार्टर। क्वार्टर मतलब 3 महीने। अब समझ लो अभी सेकंड क्वार्टर चल रहा है, पहला जो क्वार्टर था वो कौन सा था, जनवरी से स्टार्ट होता है, जनवरी फरवरी मार्च वाला क्वार्टर था, ठीक है। अब अपने को अप्रैल वाला क्वार्टर चल रहा है, समझ लो अप्रैल वाला मंथ अभी चल रहा है, तो उसमें जो एवरेज एम्प्लॉयमेंट होगा 3 महीने का। अब 3 महीने में समझ लो 30 दिन में समझ लो एक दिन में अटेंडेंस थी वहाँ पे 50 अटेंडेंस एवरेज है उसकी, ठीक, किसी ने 50 हुई, किसी ने 60 हुई। जनवरी में 50 अटेंडेंस थी, मतलब एक दिन की एवरेज 60 थी, और मार्च में 30 थी, ठीक है। तो इन तीनों को ऐड करो, 150 होगा, 150 डिवाइड बाई 3 मतलब 342 46 पॉइंट कितना तो भी आएगा, मतलब 46%, मतलब 46 से 47% एक दिन में प्रेजेंट रहते हैं। मतलब ये एवरेज एम्प्लॉयमेंट मतलब एक दिन में कितने आदमी एवरेज मतलब प्रेजेंट रहते हैं, वही सेम टू सेम एवरेज पर डे, ठीक है, प्रीसीडिंग क्वार्टर्स का। अभी कैसे निकालेंगे तो अपन पूरा मालूम करेंगे। Obtained by dividing the number of man days worked by the number of working days excluding the rest day and non working days, ठीक है। इसको अपन निकालेंगे कैसे, ठीक है। अब हम निकालें देखेंगे कि एवरेज जो एम्प्लॉयमेंट रहता है वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। एवरेज एम्प्लॉयमेंट EMP लिख देता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैन डेज वर्क, नंबर ऑफ मैन डेज वर्क बाय नंबर ऑफ वर्किंग डेज, नंबर ऑफ वर्किंग डेज डेज, ठीक है। अब अपने को अगर एक दिन का निकालना है, थोड़ा पेशेंस रखना तभी समझेगा। नंबर ऑफ मैन डेज वर्क मतलब समझ लो एक अपने को बस एक ही दिन का एवरेज एम्प्लॉयमेंट निकालना है, समझ लो सैटरडे मतलब आज का निकालना है, समझ लो आज बस 50 आदमी काम पर आए, ठीक है। नंबर ऑफ वर्क डेज मतलब कितने दिन काम चला, एक ही दिन का चला, तो एवरेज एम्प्लॉयमेंट कितना होगा 50, ठीक है। अब समझ लो अपने को 2 दिन का निकालना है, तो एक दिन 50 आए, एक दिन समझ लो 70 आ गए, ठीक है। 50 पहले दिन आए, दूसरे दिन 70 आ गए, तो नंबर ऑफ मैन डेज कितने हो गए 2, तो 120 डिवाइड बाय 2 मतलब एवरेज एम्प्लॉयमेंट कितना हो गया 60, समझ रहे हैं। अब अपने को निकालना है कि मतलब पूरे क्वार्टर का निकालना है, तो क्वार्टर में समझ लो किसी दिन 50 आए, फिर 40 आए, ऐसा पूरा आए ना, तब उसको कैलकुलेशन तो करते करते नहीं आएंगे अपन, तो उसमें पूरा कैलकुलेट करते हैं कि हर दिन कितने कितने आए। तो समझ लो एक महीने में आए अपने 50-40 के हिसाब से एवरेज एम्प्लॉयमेंट मतलब 50 पकड़ो तो 26 दिन में कितने हैं, 26 इंटू 50, ठीक है। तो समझ लो अपने 1300 लोग आए, ठीक है, 26 दिन में, ठीक है। नंबर ऑफ मैन डेज कितना हो गया 26, क्वार्टर मतलब 3 महीने का। पहले महीने में 1300 एवरेज लोग आए, दूसरे महीने में आए अपना 1200, ठीक है, डिवाइड बाय 26, और तीसरे महीने में आए 1400, 1400 डिवाइड बाय 26, तो 26 क्या, तो कितने दिन काम चला। और 1200 कैसे आया, समझ लो एक दिन में 50 आए, समझ लो एक दिन में 40 आए, मैं समझ लो 26 दिन में ऐसे आए, तो समझ रहे मतलब 1200 आए, 1300 तो समझ में आ गया कैसे कैसे आए।
तो पूरा टोटल करेंगे 1300 प्लस 1200 प्लस 1400, 13 12 25 और 3900, 3900 ये आ गए, और 26 26 52 78। ठीक है, तो जो एवरेज एम्प्लॉयमेंट है वो अपने को निकालना पड़ेगा कि इन दोनों को डिवाइड करके अपना निकलेगा 3900 डिवाइड बाय अपना 78। तो इसका जो एवरेज एम्प्लॉयमेंट है वो अपने को मिलेगा, ये आया 50। 3900 डिवाइड बाय 50 मतलब 50 लोग एवरेज एक दिन में मतलब एम्प्लॉयड है, 50 लोग एवरेज एम्प्लॉयमेंट है प्रीसीडिंग क्वार्टर में। ठीक है, इतना इतना समझने की जरूरत नहीं है, इसका कोई डेफिनेशन आपको याद रही तो वो सफिशिएंट है। एवरेज एम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैन डेज वर्क out of total number of working days in preceding quarters, excluding rest day and other holidays. Regulation 34. Qualification and appointment of manager. No mine shall be opened, worked, or reopened unless there is a manager of a mine being a person duly appointed and having such qualification as are required by this regulation. कोई भी माइन को तब अपन कोई ओपन नहीं करेंगे, वर्ड नहीं करेंगे, रीओपन नहीं करेंगे, उस पर काम नहीं करेंगे तब तक जब तक कि वहाँ पे एक मैनेजर ना हो। ठीक है, और उसकी क्वालिफिकेशन मैच करती है उसके हिसाब से। ठीक है, बी नो पर्सन शेल एक्ट और एम्प्लॉयड एज ए मैनेजर अनलेस ही इज 23 years of age and is paid by and is directly answerable to the owner और एजेंट ऑफ ए माइन। ठीक है, पर्सन को जब तक मतलब अपन एम्प्लॉयड नहीं करेंगे मैनेजर के लिए, कब तक, जब तक कि वो 23 साल का हो न जाए, और उसको पेड बाय मतलब उसको पेड कौन करे, ओनर या फिर एजेंट, और वो जो आंसर किसको देगा, ओनर को या फिर एजेंट को, मतलब डायरेक्टली आंसरेबल टू ओनर और एजेंट। मतलब ऐसा ना हो कि मैनेजर हो फिर उसके ऊपर कोई दूसरा हो, फिर उसके ऊपर ओनर हो या फिर एजेंट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैनेजर के ऊपर या होना चाहिए सीधा ओनर और एजेंट, डायरेक्ट आंसर हो सीधा ओनर और एजेंट को बोले। सेकंड, एक्सेप्ट एज देयर इज प्रोवाइडेड इन सब रेगुलेशन 6 नो सब्जेक्ट रेगुलेशन प्रोविजन ऑफ सब रेगुलेशन 3 नो पर्सन शैल एक्ट और कंटिन्यू to act or be appointed as manager of a mines, the average employment of which corresponding to figure given in column J, I or table below unless he hold the corresponding qualification given in the column 13। ठीक है, कोई पर्सन को अपन तब तक मैनेजर अपॉइंट नहीं करेंगे जब तक कि उसके जो एवरेज एम्प्लॉयमेंट है ये टेबल के हिसाब से ना हो। आपको अभी समझेंगे जब आप टेबल देखोगे तब। ठीक है, इन एक्सेस ऑफ 150 इन वर्किंग बिलो ग्राउंड एंड 400 ऑल द माइंस। क्या होता है कि माइंस है, ठीक है, समझ लो माइंस है, यहाँ पे अंडरग्राउंड में होगा या फिर ओपन कास्ट होगा। ठीक है, तो अंडरग्राउंड में क्या होगा कि अंडरग्राउंड में समझ लो दो है ना, कि मतलब सरफेस के भी है, मतलब सरफेस में समझ लो क्लर्क लोग है, वो थोड़ी अंडरग्राउंड में बैठेंगे। तो माइंस में कोई क्लर्क है, कोई प्यून है, कोई गार्ड है, या फिर जो ऊपर की साफ सफाई करता है वो लोगों को पकड़ के। तो अंडरग्राउंड में पकड़ लो मतलब 150 से कम लोग है, मतलब 160 लोग है। 150 से अगर ज्यादा लोग हो अंडरग्राउंड में, और पूरे मिला के समझ लो यहाँ पे अगर 260 लोग है। ठीक है, ओपन कास्ट में 260 लोग काम करते हैं, मतलब सॉरी ओपन कास्ट सरफेस में 260 लोग काम करते हैं, अंडरग्राउंड में 150 काम करते हैं। तो टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, 410 हो गया। तो अगर 410 लोग है पूरे माइंस में, अंडरग्राउंड में 150 से ज्यादा है, ठीक है, ये 150 से 160 कर देंगे। ठीक है, अंडरग्राउंड में 160 हो या अगर 150 से ज्यादा है, और पूरे माइंस में अगर 400 से ज्यादा है पूरे माइंस में, ठीक है, तो एक फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। और ओपन कास्ट में भी अगर 400 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो भी एक फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। सेकंड, इन एक्सेस ऑफ 75 एंड नॉट एक्सीडिंग 150 इन बिलो ग्राउंड वर्किंग। तो समझ लो अंडरग्राउंड में सेकंड के है, अंडरग्राउंड में अपने समझ लो 80 लोग है, 75 से 150 के बीच में 80 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, और पूरे माइंस में, और जो ऊपर में मतलब पूरे माइंस में मिला के कितने 150 से 400 के बीच में समझ लो अपने 200 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया 280। अगर 280 लोग है तो फर्स्ट क्लास भी चलेगा या फिर सेकंड क्लास भी मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ओपन कास्ट के लिए क्या है, 150 से अगर 400 के बीच में लोग काम कर रहे हैं तो उसके पास फर्स्ट क्लास और मैनेजर सेकंड क्लास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। दूसरे केस में एनी अदर केस, मतलब अदर केस में क्या आएगा, 75 से कम, अगर 75 से कम लोग काम कर रहे हैं और 150 से भी कम लोग काम कर रहे हैं पूरे माइंस में, 75 से कम अंडरग्राउंड में काम कर रहे हैं और 150 से कम पूरे माइंस में काम कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्लास चलेगा या सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट चलेगा या फिर मैनेजर परमिटेड
ग्रेंडेड अंदर एक मैनेजर परमिट बनता है, वो फोरमैन भी बना सकता है, ठीक है। तो वो फोरमैन परमिट भी बनेगा दूसरे केस में। प्रोवाइडेड दैट no person shall act or continue to act to be appointed as a manager of a mines where work is being carried on by a system of deep hole blasting and or with the help of a heavy machine for digging, excavation, removal, etc. of earth, stone, minerals or other material unless he hold a first class manager certificate. ठीक है। नो पर्सन को मतलब ये जो क्वालिफिकेशन है, अब इसमें कहीं पे लिखा है कि अगर 75 से कम होगा, ठीक, अंडरग्राउंड में, और 150 से भी कम होगा पूरे ऑल ओवर माइंस में, ठीक, अंडरग्राउंड में और 150 ऑल माइंस में, ठीक। तो हमको मतलब कोई भी सर्टिफिकेट चलेगा, फर्स्ट क्लास मैनेजर या फिर मैनेजर परमिट है ना, मतलब फोरमैन सर्टिफिकेट भी चलेगा, या फिर कोई भी सर्टिफिकेट चलेगा। लेकिन अगर डीप होल की ब्लास्टिंग की बात हो, ठीक है, या फिर हैवी मशीनरी जहाँ पे यूज हो रही है डिगिंग के लिए, एक्सकेवेशन के लिए, मतलब कोई निकालने के लिए, कोई कुछ चीजों को रिमूव करने के लिए, अर्थ की, स्टोन की, मेटल की और अदर मटेरियल की, तो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। एमसीक्यू पूछ सकता है कि डीप होल ब्लास्टिंग में मतलब समझ लो कितने कम एम्प्लॉयड है, मतलब समझ लो, पकड़ लो 60% एम्प्लॉयड है पूरे माइंस में, और डीप होल ब्लास्टिंग चल रही है, तो कोई सर्टिफिकेट लग गया तो भी आपको क्लिक करना है फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट पे ही, बिकॉज डीप होल ब्लास्टिंग में कितने एम्प्लॉय, मतलब डीप होल ब्लास्टिंग में मैन पावर से रिलेशन नहीं है। Provided further that where special condition exists, the chief inspector may, by an order in writing, direct in that case of such mines as referred to in the clause B of the table, the manager thereof shall be holder of first class manager certificate. ठीक है। जो क्लॉज बी का है टेबल का, तो क्या है कि अगर 75 150 की लाइन है, ठीक है, 150, अगर 75 से 150 है पूरे अंडरग्राउंड में, और 150 से 400 है पूरे माइंस में, ठीक है, आदमी लोग, तो फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना कंपलसरी। फर्स्ट क्लास चलेगा तो सेकंड क्लास भी चलेगा, लेकिन चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो इसमें सेकंड क्लास हटा दे, सिर्फ फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट ही चलेगा, मैंने चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो सिर्फ, ठीक है। द मैनेजर देयर ऑफ शैल बी होल्डर ऑफ फर्स्ट क्लास और मैनेजर सर्टिफिकेट, ठीक है। और अगर क्लास सी की बात हुई जिसमें बोल रहा था मैनेजर परमिट भी चलेगा, तो उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें फिर जो मैनेजर परमिट है, जो जिसमें मतलब 75, मतलब इन अदर केसेस था ना, अगर 75 से कम एम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है, 75 से कम एम्प्लॉयमेंट हो, तो फर्स्ट क्लास चलेंगे, या मैनेजर सर्टिफिकेट सेकंड क्लास चलेंगे, फिर दूसरा जो मैनेजर परमिट बोल सकते हो चलेगा। तो वैसा नहीं, अगर वो चाहे मैनेजर चीफ इंस्पेक्टर, तो उसमें सिर्फ फर्स्ट क्लास और मैनेजर सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ही चलाए, चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो। Provided further that in if any mine undertaking consists of two or more separate mines, and if the opinion of chief inspector that there are not nearly sufficient to one another to permit of daily personal supervision be exercised by one's manager, he may by an order in a writing require appointment of separate manager for each of such mines. समझ लो ये एक माइंस है, दूसरे माइंस है, ये यहाँ से कम पकड़ लो 4-5 किलोमीटर दूर है, और चीफ इंस्पेक्टर को लग रहा है, चीफ इंस्पेक्टर को क्या लग रहा है, यहाँ का एक ही मैनेजर है, सोल मैनेजर है, मैनेजर एक ही है दोनों माइंस का मिला के, लेकिन चीफ इंस्पेक्टर को लग रहा है कि मैनेजर ना यहाँ, मतलब ना यहाँ पे ध्यान दे पा रहा अच्छे से, ना यहाँ पे ध्यान दे पा रहा अच्छे से, दोनों एक दूसरे से दूर है। तो मैनेजर चीफ इंस्पेक्टर बोलते हैं कि यहाँ के लिए अलग मैनेजर बनाओ भाई, ठीक है, यहाँ के लिए अलग मैनेजर, और यहाँ लिखा है यहाँ के लिए अलग मैनेजर बनाओ। चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो ऑर्डर कर सकता है कि दोनों माइंस में अलग अलग मैनेजर हो, इतना पावर है चीफ इंस्पेक्टर के पास। थर्ड, where under the provision of sub-regulation, a person holding first class or second class manager certificate has been appointed as the person holding lower qualification, except with the previous permission in writing of the chief inspector. अगर अगर चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो जो मैनेजर है जिसके पास थोड़ी कम क्वालिफिकेशन भी है, जहाँ पे फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट लग रहा है, तो वहाँ पे सेकंड क्लास सर्टिफिकेट भी अलाउ कर सकता है, और उसके क्या बोलते हैं परमिशन से, ठीक है, और वो बस 12 मंथ तक की अपॉइंट कर सकता है, मतलब जो परमिशन देगा वो 12 मंथ्स का एक ऑथराइजेशन बनाएगा, 12 मंथ्स तक ही कर सकता है।
नॉट स्टैंडिंग एंड रिडक्शन इन एवरेज आउटपुट, अगर एवरेज आउटपुट कम होती है ज़्यादा होती है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसको 12 मंथ तक का ही बनाना पड़ेगा ऑथराइजेशन। More than one mines, except with the previous permission in writing of the chief inspector, and subject to such condition as he may specify therein. No such permission shall have effect for a period of exceeding 12 months unless renewed. The chief inspector may at any time by order in writing vary or revoke any such permission in the circumstances under which the permission was granted. Have altered, or the chief inspector finds that the manager has not been able to exercise effective supervision in the management of mines under this charge. ठीक है, इसमें बोल रहा है कि कोई भी पर्सन को अपन तब तक मैनेजर अपॉइंट नहीं करेंगे एक्ट एज ए मैनेजर। मतलब ये जो सब सेक्शन 4 है वो ये बात कर रहा है कि अगर एक मैनेजर को अगर एक माइन से ज्यादा का मैनेजर बनाना है तो कैसा करना पड़ेगा। अगर 2 माइंस है और वो सिंगल मैनेजर पे काम कर रही है, समझ लो ये एक माइंस ये दूसरी माइंस, और उसमें एक ही मैनेजर चाहिए तो उसकी परमिशन सबसे पहले अपने को लेना पड़ेगा चीफ इंस्पेक्टर से, ठीक है। नो पर्सन एक्ट करेगा, वो एक्ट भी नहीं कर सकता या फिर अपॉइंटेड भी नहीं कर सकता एज ए मैनेजर ऑफ मोर देन वन माइंस, ठीक है। वो मतलब ये तो रेगुलेशन तो सीधा ही बोलते हैं कि वो एक माइन से ज्यादा का मैनेजर नहीं बन सकता, एक्सेप्ट उसमें केसेस है अगर उसने प्रीवियस बन सकता है। उसमें लिखा है कि अगर उसने पहले परमिशन लिया है राइटिंग से चीफ इंस्पेक्टर के साथ में, और वो जो कंडीशन जो स्पेसिफाई करेगा वो फुलफिल कर रहा है तो ठीक है। और अगर चीफ इंस्पेक्टर के पास भी एक लिमिटेड पावर दिया है कि ये जो परमिशन है वैसा नहीं है कि उसने एक बार दिया तो जिंदगी भर मैनेजर बन के काम करे और फिर इलीगल काम करे। तो बोला है कि नो सच परमिशन शैल हैव इफेक्ट ऑफ पीरियड एक्सीडिंग 12 मंथ्स, मतलब जो 12 मंथ्स है उससे ज्यादा ये अपना क्या बोलते हैं जो परमिशन है उसकी भी एक लिमिटेशन है कि वो बस 12 महीने तक के कर सकता है, ठीक है। और रिन्यूड मतलब 12 महीने बाद उसको रिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। 12 मंथ हो गए और उसमें अगर एक मंथ बाकी है तो वापस उसको रिन्यू करना पड़ेगा, फिर 12 महीने उसको वापस चीफ इंस्पेक्टर को परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये जो चीफ इंस्पेक्टर है उसको मतलब उसकी परमिशन लेना बहुत जरूरी है हर 12 महीने में एक बार, ठीक है। द चीफ इंस्पेक्टर में एट एनी टाइम मतलब कोई भी टाइम ऑर्डर इन राइटिंग मतलब राइटिंग में ऑर्डर देके वेरी और रिवोक, वेरी मतलब उसमें थोड़े चेंजेस ला सकता है, रिवोक या फिर पूरा बंद कर सकता है। एनी सच परमिशन इन द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच द परमिशन वाज ग्रांटेड हैव अल्टर्ड, मतलब ऐसा हो गया समझ लो कि अगर कोई मतलब उसको मालूम पड़ेगा कि ये मैनेजर इलीगल काम कर रहा है, वो एक ही माइंस में रहता है दोनों माइंस में रह नहीं पाता, चीफ इंस्पेक्टर क्या कर सकता है या फिर दूसरी कंडीशन जो प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम आई ऐसी प्रॉब्लम आई तो चीफ इंस्पेक्टर क्या कर सकता है कि वो कभी भी टाइम पर अपने ऐसा नहीं कि उसको परमिशन 12 महीने की ग्रांटेड किया तो 12 महीने वैलिड रहेंगी। हो सकता है वो कि बीच में प्रॉब्लम आई तो वो तुरंत वो जो कंडीशन है उसको वो मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकता है कंडीशन के साथ देख के, या फिर बंद कर सकते हैं जैसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो बंद कर देगा, ठीक है। और the chief inspector finds that the manager has not been able to exercise effective supervision in the mines under his charge, ठीक है। अगर कोई कंडीशन ऐसी प्रॉब्लम आई या फिर चीफ इंस्पेक्टर को लगता है कि जो मैनेजर है यार वो उसको मैंने दो माइंस का मैनेजर तो बना दिया हूँ, मुझे लगा कि वो पूरा काम करेगा दोनों माइंस को संभालेगा बराबर बराबर टाइम देगा छोटी छोटी माइंस थी तो, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है वो यहाँ भी नहीं आता है और वहां भी नहीं आता है। इस मैनेजर को हफ्ते में 4 दिन उतरने का प्रोविजन है तो मतलब यहाँ पे 4-5 दिन उतर जाता है और यहाँ पे जाता ही नहीं है, और इसकी वजह से यार एक माइंस की कंडीशन बहुत खराब हो रही है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई सेफ्टी फॉलो नहीं करता, वो सब हो रहा है। तो चीफ इंस्पेक्टर क्या कर सकते हैं कि जो मैनेजर की जो पावर दी है सुपरविजन की वो बंद कर सकता है क्योंकि वो एक माइंस में मैनेजर रहे यार, तो मैं 2 माइंस पे अलाउड नहीं कर सकता। 5th ए, ये जो सब रेगुलेशन है ये एक चीफ इंस्पेक्टर को एक फोरमैन के बिहाफ में एक एडिशनल पावर देती है। अपन ने पढ़ी थी कि जो मैनेजर का जो अपॉइंटमेंट है उसमें एक मैनेजर परमिट भी लगता है, तो वो है डेफिनेशन ऑफ मैनेजर परमिट, दिस इज रेगुलेशन। तो मैनेजर परमिट क्या होता है, तो मैनेजर परमिट एक ऐसी चीज होती है जो फोरमैन को भी मतलब जो फोरमैन है लोअर क्वालिफिकेशन का है ऑब्वियसली, उसके पास ना फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट है ना सेकंड क्लास सर्टिफिकेट है, तो तो फोरमैन को देता है कि एक परमिट कि वो एक मैनेजर एक माइंस का कर सकता है। उसमें भी कंडीशन दी है कि वो जगह उसका जो एम्प्लॉयमेंट है 75 से 150 तक के ना हो, ठीक है। इसमें द चीफ इंस्पेक्टर में आफ्टर होल्डिंग सच एग्जामिनेशन एज ही मेड इट नेसेसरी, जो चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकता है उसको जो मतलब जरूरत लगता है
एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज ही मे स्पेसिफाई देयरिन, और वो जो एग्जामिनेशन में ऐसे ऐसे कंडीशन रखेगा वो स्पेसिफाई करेगा टू ए पर्सन, वो किसको एग्जाम लेगा, तो पर्सन होल्डिंग अ फोरमैन सर्टिफिकेट, मतलब जिसके पास फोरमैन सर्टिफिकेट है उसकी वो एग्जाम लेगा। और उसके बाद में क्या रिलीज करेगा, ए परमिट। और ये रेगुलेशन में, इन दिस रेगुलेशन रिफर्ड टू एज मैनेजर परमिट, इन रेगुलेशन में उस परमिट को बोला है मैनेजर परमिट पे। ऑथराइज सच पर्सन, वो ऑथराइज ऐसे पर्सन को करेगा टू एक्ट एज अ मैनेजर, कि वो एक मैनेजर ऑफ ए स्पेसिफाइड माइन, कि वो माइन माइन में काम ऐसे स्पेसिफाइड माइन में काम करे। ठीक है, द एवरेज एम्प्लॉयमेंट ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 75 इन वर्किंग बिलो ग्राउंड और 150 इन एनी अदर माइंस, मतलब 75 बिलो ग्राउंड के लिए बोला है, और 150 पूरे माइंस में, मतलब समझ लीजिए बिलो ग्राउंड है, अंडरग्राउंड है, और ऊपर में सरफेस में कुछ लोग हैं। ठीक है, सरफेस में ऑफिस का स्टाफ को अपन अंडरग्राउंड में कंसीडर तो नहीं करेंगे, ऑफिस का स्टाफ प्लस जो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सबको, तो वही 75, अंडरग्राउंड में 75 से ज्यादा लोग नहीं होना, और ओपन कास्ट में 150 से ज्यादा नहीं होना। जनरली जो मैनेजर परमिट जो यूज करते हैं अपन, वो जो अगर कोई माइंस को अपन को खोलना है, या फिर एक ओनर है उसने वो माइंस को ले के रख लिया है, उसमें कुछ काम नहीं चल रहा, तो वो क्या करता है, कोई भी फोरमैन सर्टिफिकेट वाले को पकड़ता है और उसको बोलता है यार भाई तू मैनेजर परमिट बना दे, कम से कम मेरे माइंस में मतलब चलते तो रहे। मतलब माइंस में समझो जहाँ कुछ काम नहीं होता ज्यादातर वही यूज होता है मैनेजर परमिट, या फिर जो माइंस ओपन हुई है न्यू न्यू, वहाँ मैनेजर परमिट अपन यूज करते हैं मैक्सिमम केसेस में। अब उसने मैनेजर परमिट तो दे दिया, ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर ने फोरमैन को मैनेजर परमिट दे दिया, ठीक है, और तो मैनेजर परमिट की जो लिमिटेशन है वो मतलब हर साल है, कि मतलब हर 12 महीने में उसको चीफ इंस्पेक्टर को रिन्यू कराना है। सेम टू सेम कंडीशन है, कि ऐसा ना हो कि उसने कोई भी, सीधी सी बात है, अगर चीफ इंस्पेक्टर कोई भी माइंस में अगर किसी को मैनेजर बनाएगा तो एक टर्म्स उसको भी मतलब एक मतलब चीफ इंस्पेक्टर को ऐसा एकदम से पावर नहीं दे दिया कि तू लाइफ टाइम उसको मतलब मैनेजर बना दे, कोई भी अगर कंडीशन में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो मतलब कोई वेरिएशन है जिसमें लोअर क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई कर रहा है, या फिर कोई मैनेजर को अगर 2 माइंस के लिए क्वालिफाई कर रहा है उसके लिए, या फिर एक फोरमैन को अगर वो मैनेजर की क्वालिफिकेशन दे रहा है, तो उसमें जो परमिट है वो कितने तक मैक्सिमम दे सकता है, तो वो 12 महीने तक दे सकता है। सेम टू सेम इसमें भी नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ्स। ठीक है, बी, सब रेगुलेशन 5 का पॉइंट बी, अ मैनेजर परमिट शैल बी वैलिड ओनली फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ्स एज ही मे स्पेसिफाई देयरिन, जो मैनेजर परमिट है वो ऐसे पीरियड के लिए वैलिड होगा, 12 महीने से ज्यादा के पीरियड के लिए वैलिड नहीं होगा, जो हमने स्पेसिफाई करे। तो चीफ इंस्पेक्टर में रिन्यू एनी मैनेजर परमिट, अपन सेम टू सेम पढ़े थे कि चीफ इंस्पेक्टर अगर एक मंथ से ज्यादा का मैनेजर ही बना रहे तो वो कभी भी रिन्यू कर सकता है, रिवोक और मॉडिफाई कर सकता है उसमें। ठीक है, तो रिन्यू कभी भी कर सकते हैं मैनेजर परमिट फॉर फॉरवर्ड पीरियड नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ्स। अगर मैनेजर चाहे कि जैसे 12 महीने के पहले, जैसे 6 महीने हो गए, ठीक है, अब 6 महीने में उसने जो मैनेजर है उसको लग रहा है कि उसके माइंस और चलेंगे, तो 6 महीने में उसने बोला कि बाद में अगर बाद में परमिशन मिले ना मिले, मैं 6 महीने में ले लेता हूँ। ठीक है, तो चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो वो छह, जैसे जैसे 12 महीने रुकने की जरूरत नहीं है, 6 महीने में भी आप उसको और एक साल का मैनेजर परमिट ले सकते हो, समझा। सी, अ फी ऑफ ₹10 shall be payable in respect of every application for the grant of manager permit। अब ये बढ़ गई है, नो फी shall be charged for renewal thereof, लेकिन मैं एमएमआर में पूछा था आपको 10 रुपए लिखना है। ठीक है, तो एज पर रेगुलेशन पूछेगा कि उसमें कितना पैसा लगता है कि मैनेजर परमिट बनाने के लिए, तो ठीक है, तो कम से कम 10 रुपए लगता है एवरी एप्लीकेशन फॉर द ग्रेड ऑफ मैनेजर परमिट, मैनेजर परमिट बनाने के लिए आपको 10 रुपए लगेगा। नो फी शैल बी चार्ज फॉर रिन्यूअल देयर ऑफ, कितना सही है ना, 10 रुपए में आपको मैनेजर परमिट मिल रहा है और आपको बार बार रिन्यूअल भी नहीं कराना है। एक बार आपने मैनेजर परमिट लिया, ठीक है, फिर उसके बाद में आप रिन्यूअल कराई नहीं, लेकिन अगर आप रिन्यूअल करा रहे हो तो आपको एक कोई चार्ज नहीं लगेगा, बस 10 रुपए में आपका मतलब आप एक माइंस का मैनेजर सोचो, आप एक मैनेजर को कितनी पेमेंट देते हो, उसके जो परमिट है, मैनेजर परमिट है, वो सिर्फ 10 रुपए का है। ठीक है, पॉइंट डी, the chief inspector may, by order in writing after giving the holder of such permit an opportunity to make his representative cancel a manager permit। वही सिम दिया है कि अगर जैसे इसके पहले पापा ने पढ़े थे कि अगर एक 2 माइंस का मैनेजर है, सॉरी 2 माइंस का एक मैनेजर है, और चीफ इंस्पेक्टर उसको परमिशन दे रहा है, तो वो मैक्सिमम 12 महीने तक के दे सकता है। ठीक है, तो भाई 2 माइंस का एक मैनेजर बन, ठीक है, 12 महीने में अपने ये भी पढ़े थे कि वो अपना क्या बोलते हैं इसमें रिवोक भी कर सकता है, मतलब रिपेयर भी कर सकता है। ठीक है, तो भाई वही वही बोल रहे हैं कि कैंसिल कर सकते हैं मैनेजर परमिट को कोई भी टाइम पे देने के बाद भी।
सेम टू सेम उसमें भी आपने जो मैनेजर परमिट को ना उसके साथ में मतलब एक साथ में कंबाइन मैनेजर परमिट और माइंस ऑफ वन दो माइंस का एक सिंगल मैनेजर के लिए, वो भी सेम टू सेम 12 महीने के लिए, और चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो कभी भी रिवोक मतलब वैरी और रिवोक कर सकता है। इसमें बस एडिशनल है कि जो फीस और ₹10 है वो लगेगी मैनेजर परमिट बनाने के लिए। 6 पॉइंट, द चीफ इंस्पेक्टर में by an order in writing and subject to such condition as he may specify therein authorize any person whom he considered competent। इसमें सीधी सी बात बोला है, जो चीफ इंस्पेक्टर है वो चाहे तो एक राइटिंग में ऑर्डर दे सकता है और उसमें कंडीशन करेगा जो उसमें जो स्पेसिफाई करेगा ऑथराइज एनी पर्सन। देखो इसमें एनी पर्सन बोला है, चाहे तो लेबर को भी कर सकता है अगर देखा जाए तो रेगुलेशन के हिसाब से, ऑथराइज एनी पर्सन। उसके बाद में जो कॉम्पिटेंट लगता है अनलेस एंड अनटिल लोग सच कंडीशन स्पेसिफाई कर सकता है, ऑथराइज तो नहीं करेगा लेकिन वो ऑथराइज कर सकता है कि बीइंग अपॉइंटेड एज ए मैनेजर ऑफ ए माइन और माइंस फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। इसमें सीधी सी बात है, और ये नहीं बोलेंगे कि वो सिर्फ लोअर क्वालिफिकेशन या फिर फोरमैन को ही बोल सकते हैं मैनेजर परमिट के लिए। जैसे आपने बोले जो फोरमैन है उसको भी मैनेजर परमिट दे सकता है, तो वो तो है ही, लेकिन चीफ इंस्पेक्टर कोई भी पर्सन को मैनेजर परमिट दे सकता है और एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए। ऐसा जो 12 महीने है वो नहीं है, 12 महीने से कम भी दे सकता है, 12 महीने से ज्यादा भी दे सकता है। नॉट स्टैंडिंग दैट सच पर्सन डज नॉट पोजेस द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब इन द बिहाफ बाय सब रेगुलेशन 2। सब रेगुलेशन 2 में जो क्वालिफिकेशन दिया है, जो अपन जो टेबल पढ़े थे उसमें लिखा था कि 75 से कम हुआ तो क्या, 75 से 150, फिर 150 से ज्यादा, फिर 150 से कम हुआ तो 150 से 400, 400 से ज्यादा ओपन कास्ट के लिए। तो जो नॉट स्टैंडिंग मतलब वो टेबल के साथ में अगर उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं भी है तो वो चाहे तो उसको मैनेजर परमिट दे सकता है, वो इसको कॉम्पिटेंट लगे उसमें। सीधी बात है, चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो कोई किसी को भी मैनेजर परमिट दे सकता है। 7 का A, whereby reason of absence or for any reason the manager is unable to exercise daily supervision or unable to perform his duty under the act or this regulation or order made thereunder, the owner agent manager shall authorize in writing a person whom he considers competent to act as a manager of a mine। ठीक है, अब देखो इसमें होता है कि जो मैनेजर है अब वो ऐसा थोड़ी ना है कि उसकी मतलब कभी इमरजेंसी नहीं आए या ऐसा नहीं है, इलनेस ना हो, फिर कोई प्रॉब्लम ना हो, वो भी एक पर्सन उसकी फैमिली है और उसको भी मतलब छुट्टी मारने का हक है। तो अगर मैनेजर एक विषय होता है कि अगर मैनेजर जाता है बाहर, मैं समझ लो उसको एक फैमिली में उसके इसमें कोई तबीयत खराब हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से उसको 2 मंथ्स बाहर रहना पड़ा, इमरजेंसी बता के नहीं आती, तो उसके लिए सब रेगुलेशन है। अगर 2 मंथ्स अगर वो बाहर रहेगा तो उसके लिए मतलब क्या क्या है मतलब, ठीक है, वेयर बाय रीजन ऑफ अब्सेंस और फॉर एनी अदर रीजन, उसके वो एक अब्सेंस में या फिर कोई दूसरा रीजन है, द मैनेजर इज अनेबल टू एक्सरसाइज डेली पर्सनल सुपरविजन। अब जो मैनेजर है वो एक्सरसाइज नहीं कर पाता रोज अपना सुपरविजन करना, और इज अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज अंडर द एक्ट, जो एक्ट में जो उसकी और दिस रेगुलेशंस और ऑर्डर्स में अंडर द एक्ट में अपन जो सेक्शन 17 पढ़े थे उसमें ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओनर एजेंट और मैनेजर था, उस मैनेजर की भी ड्यूटीज बोला है एक्ट के हिसाब से। और दिस रेगुलेशन में अपना जो रेगुलेशन नंबर 34 है वो एमआर के बारे में बताता है। और जो ऑर्डर जो कभी कोई भी ऑर्डर जो मैनेजर के अंडर में बना है, तो जो ओनर एजेंट ऑफ मैनेजर है, तो ओनर एजेंट और मैनेजर शैल ऑथराइज इन राइटिंग अ पर्सन। तो ओनर एजेंट और मैनेजर क्या कर सकते हैं, ऑथराइज कर सकता है कोई पर्सन को, उसको हम ही कंसिडर कॉम्पिटेंट, जो उसको लगता है कॉम्पिटेंट जो उसको लगता है टू एक्ट एज मैनेजर ऑफ ए माइन, कि वो मैनेजर बने, प्रोवाइडेड दैट सच पर्सन होल्ड्स अ मैनेजर और फोरमैन सर्टिफिकेट। ठीक है, इसमें प्रोवाइडेड मतलब दो पर्सन के पास मैनेजर या फिर फोरमैन सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है इसमें। सेकंड पॉइंट, नो सच ऑथराइजेशन शैल हैव इफेक्ट फॉर पीरियड इन एक्सेस ऑफ 30 days except with previous consent in writing of the chief inspector and subject to such condition as he may specify therein। मतलब वो अब उसने अगर क्या क्या बोलते जो मैनेजर है उसको एक मतलब मैनेजर समझ लो मैनेजर इल हो गया, इलनेस हो गई मैनेजर की, जिसकी वजह से उसको 1-2 महीने दूर जाना पड़ रहा है, समझ लो उसको कम से कम अगर 45 डेज जाना है, ठीक है, तो अगर 45 डेज जाना है तो बिना चीफ इंस्पेक्टर, जैसे अगर वो 30 डेज या फिर उससे कम है
30 डेज या उससे कम है तो क्या कर सकता है मैनेजर, और अपना जो ओनर और एजेंट है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, कोई दूसरा जो क्वालिफिकेशन है जिसके पास मैनेजर या फिर फॉर्मल सर्टिफिकेट है उसको बना सकता है मैनेजर। ठीक है, बिना चीफ इंस्पेक्टर को बात नहीं बताएंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर 30 दिन से ज्यादा उसको अगर किसी को क्या बोलते हैं मैनेजर बनाना है तो उसको चीफ इंस्पेक्टर के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा कि यार कि मेरा मैनेजर 1-2 महीने के लिए स्कूल है, मतलब बाहर जा रहा है और मैं क्या करूँ, तो वो चीफ इंस्पेक्टर के पास बताएंगे कि मैं दूसरे को है इसको मतलब वो बना रहा हूँ। एट सब्जेक्ट नॉट विदाउट लाइक a consent shall a second authorization be made to be taken upon the expiry of the first। ठीक है, उसमें ये नहीं होना कि मतलब जो सेकंड ऑथराइजेशन है, जैसे ये 1 महीने का ऑथराइजेशन है तो जो सेकंड ऑथराइजेशन है उसे पहला जो ऑथराइजेशन है उसके जो एक्सपायरी के बाद ही बनना चाहिए। ठीक है, द चीफ इंस्पेक्टर शैल नॉट परमिट any authorization to extend over period of 60 days unless the person holds such qualification specified in the regulation। अच्छा, तो ये बोला है कि अगर चीफ चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो चीफ इंस्पेक्टर के पास भी मतलब जैसे ओनर एजेंट मैनेजर के पास क्या है 30 डेज का पावर, ये लोग 30 दिन तक किसी को भी मतलब मैनेजर बना सकते हैं लोअर क्वालिफिकेशन, मैनेजर या फिर फॉर्मल सर्टिफिकेट है उसको भी। ठीक है, और जो चीफ इंस्पेक्टर है उसके पास कितना पावर है 60 डेज का, 60 डेज तक के अपना क्या बोलते हैं वो उसको मैनेजर बना सकता है। तो अगर उसके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है ये रेगुलेशन के हिसाब से तो 60 दिन तक बना सकता है, लेकिन अनलेस अ पर्सन होल्डर्स सच क्वालिफिकेशन जो स्पेसिफाई मतलब जो रेगुलेशन में लिखा है उसके हिसाब से अगर वो क्वालिफिकेशन होल्ड करता है तो उसमें ज्यादा भी कर सकता है, जो सिर्फ ऑपरेशन है ज्यादा दिन भी वैलिड कर सकता है। तो दूसरी बात बताइए कि ओनर एजेंट मैनेजर क्या करेगा, अगर मैनेजर अपसेट है तो उसको दूसरे जो मैनेजर है उसको 30 दिन से ज्यादा के लिए परमिट नहीं कर सकता, अगर उसको 30 दिन से ज्यादा परमिट के लिए करना है तो उसको चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा। चीफ इंस्पेक्टर भी चाहे तो मैक्सिमम 60 दिन तक कर सकता है, लेकिन अगर उसके पास क्वालिफिकेशन है एज दिस रेगुलेशन तो वो 60 दिन से ज्यादा भी कर सकता है। सेकंड का थर्ड, द ओनर एजेंट और मैनेजर एज द केस में भी, जो ओनर एजेंट और मैनेजर है जो भी केस हो, शेल फोर्थफिट सेंड बाय रजिस्टर्ड पोर्ट टू द चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर। वो एक पोस्ट से भेजेंगे चिट्ठी के थ्रू इसको चीफ इंस्पेक्टर को और रीजनल इंस्पेक्टर को। ठीक है, और रिटर्न नोटिस इंटीमेटिंग, रिटर्न नोटिस तो भेजेंगे आपको, नोटिस में क्या होना चाहिए, इंटीमेट करना चाहिए सच एन ऑथराइजेशन हैज बीन मेड कि हमने ये मैनेजर गया है छुट्टी पे ज्यादा दिन के लिए तो हमने ये ऑथराइजेशन बनाया है। स्टेटिंग द रीजन फॉर द ऑथराइजेशन, ये रीजन का क्या रीजन है, इलनेस है या फिर कोई उसकी तबीयत खराब है या फिर कोई इमरजेंसी जिसकी वजह से वो गया है उसका रीजन देना पड़ेगा उसमें। द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन ऑथराइज्ड, जैसे उसमें पता है कि अपने को जो मैनेजर और फॉर्मल सर्टिफिकेट है वही होना चाहिए, उसमें जो क्वालिफिकेशन होगा और जो एक्सपीरियंस है कितना क्या क्वालिफिकेशन है मतलब मैनेजर है कि फॉर्मल सर्टिफिकेट है और कितना एक्सपीरियंस है जिसको अपन ऑथराइज कर रहे हैं, एंड द डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड एंडिंग ऑफ ऑथराइजेशन। तो 30 दिन से ज्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो कम दिन में कर रहा है मतलब 29 डेज तक कर रहा है तो जो स्टार्टिंग डेट है जब उसका ऑथराइजेशन बना है और उसका जो एंडिंग डेट है वो उसको करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, द चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर में except in the case of person possessing the qualification specified in some regulation to by an order in writing or revoke any authority so granted। अब चीफ इंस्पेक्टर ने क्या किया है, उसके पास लोअर क्वालिफिकेशन है जो रेगुलेशन में दिया नहीं है, समझ लो अपना जो अंडरग्राउंड है उसमें अपना 75 से 150 के लिए फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास सर्टिफिकेट है, लेकिन वो बोल रहा है और उससे मतलब एक मेट को भी उसको अगर बनाना है अपने क्या बोलते हैं मैनेजर, उसने 60 दिन से ज्यादा ऑथराइजेशन नहीं दे सकता, लेकिन उसने अगर ऑथराइजेशन दिया मैनेजर को कि तो तुम्हारे पास मेट है, तुम्हारा फोरमैन भी छुट्टी पे गया मैनेजर भी छुट्टी पे गया तो मेट को बना दो। ठीक है, तो जो क्वालिफिकेशन से जो उसने जो मतलब जो परमिट किया उसने मैनेजर की तो भाई मैनेजर बन जा, तो कभी भी टाइम पे राइटिंग रिवोक और एनी अथॉरिटीज को ग्रांटेड, तो चीफ इंस्पेक्टर जो भी पावर ग्रांटेड करेगा चाहे वो अपना 2 मंथ्स का एक मैनेजर हो या फिर मैनेजर परमिट हो 1 साल के लिए फोरमैन को, या फिर वो अगर कोई मैनेजर छोड़ के जा रहा है तो उसके जगह पे कोई दूसरा है तो वो कोई भी ऑर्डर को राइटिंग रिवोक और कुछ भी कर सकता है, आपने जब पढ़े ये तो याद ही कर लो कि चीफ इंस्पेक्टर या फिर रीजनल इंस्पेक्टर कभी भी चाहे तो कोई भी ऑर्डर को राइटिंग और रिवोक और एनी अथॉरिटी, इसमें स्पेशल केस रीजनल इंस्पेक्टर दे ये बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि छुट्टी पे जाना तो बहुत की बात है, तो इसमें चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को दिया है और उसमें जो ऑथराइजेशन जो 12 महीने का वो बड़ी बात है, तो सिर्फ चीफ इंस्पेक्टर राइटिंग में रिवोक कर सकता है जो भी उसने ग्रेडेड किया है। द पर्सन authorized during the period of such authorization shall have same responsibilities, discharge the same duties and be subject to some same liabilities as the manager। तो
पर्सन है जिसको ऑथराइजेशन दिया है अपन ने, उसके पास सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, उसकी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजर सेम होंगी, सेम ड्यूटीज ऑफ मैनेजर होंगी एंड सब्जेक्ट टू सम सेम लायबिलिटीज एज द मैनेजर। उसको जो जो पैसा मिलना चाहिए या फिर जो कुछ होगा वो मैनेजर के साथ में सेम होना चाहिए। सब रेगुलेशन 8A, no manager shall vacate his office without giving due notice in writing to the owner or agent at least 30 days before the day on which he wishes to vacate his office। मतलब कोई भी मैनेजर को अगर छुट्टी लेना है तो कम से कम वो 30 दिन पहले ओनर या फिर एजेंट को इंटीमेट करेगा कि हाँ मेरे को इस दिन छुट्टी को लेना है। जैसे अगर 2 फरवरी को कुछ लेना है तो कम से कम 30 दिन पहले, मतलब 2 जनवरी को कम से कम इंटीमेट करेगा कि हाँ भाई मेरे को छुट्टी दे दो, मेरे को मैं यानी 1 महीने बाद यहाँ छुट्टी पे जाऊंगा, तो बता के जाएगा कम से कम। ऐसा नहीं कि उसको कोई भी काम रहा तो तुरंत छोड़ के चले जाए, ऐसा नहीं है कि बिना मतलब माइंस बिना मैनेजर के नहीं चलेंगे एकदम ऐसा। तो प्रोवाइडेड दैट द ओनर और एजेंट में परमिट द मैनेजर टू वैकेट हिज ऑफिस आफ्टर गिविंग अ शॉर्टर नोटिस। ये बोल रहा है कि जो ओनर या फिर एजेंट है वो परमिट कर सकते हैं मैनेजर को कि तू वैकेट शॉर्टर नोटिस में भी, अगर 30 दिन से ज्यादा नोटिस है या फिर शॉर्टर नोटिस मतलब 5-10 दिन या फिर जो भी है, तो उसमें अगर अगर वो तब भी बोल रहा है कि मुझे छोड़ के आना है, मतलब 10 दिन पहले उसने नोटिस दिया है, तब भी उसको मतलब अलाउ कर सकते हैं कि हाँ तो छोड़ के चले जा। बी पॉइंट, नो ओनर और एजेंट शैल ट्रांसफर, डिस्चार्ज और डिसमिस द मैनेजर unless the manager has relieved by a duly authorized or duly qualified person as prescribed under sub regulation 2। आपने पढ़ी थी कि ये जो क्वालिफाइड पर्सन है, अगर मैनेजर की जगह कोई दूसरे को अपन कर रहे हैं तो कम से कम वो उसको 30 दिन का अपन ऑथराइजेशन दे सकते हैं मैक्सिमम, और चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो वो ऑथराइजेशन को बढ़ा के 60 दिन कर सकता है। ठीक है, तो कोई तो नो कोई भी ओनर या फिर एजेंट ट्रांसफर नहीं कर सकते एलियामेंट से दूसरे माइंड, डिस्चार्ज नहीं कर सकते कि तुम अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज हो जाओ, या फिर डिसमिस नहीं कर सकते मैनेजर को, डिसमिस मतलब निकालना, अनलेस द मैनेजर हैज रिलीव्ड बाय अ ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन। मतलब अगर मैनेजर के बाद में दूसरा जो मैनेजर है जो उसके जैसे अपन निकाल रहे हैं तो उसके बाद में ऐसा होना कि अगर वो 30 तारीख को छोड़ के जा रहा है तो कोई दूसरा मैनेजर उसके बाद ज्वाइन करे। ठीक है, नथिंग इज सी पॉइंट, नथिंग इन सब रेगुलेशन 7 shall confirm on the owner or agent or manager right to authorize during any period of such notice any person not duly qualified to manager under sub regulation 2 to act as a manager except in case of illness or other causes for which the manager has no control or except with the previous permission of the chief inspector and subject to such condition as may by specified therein। सब रेगुलेशन 7 में बोला है कि जो ओनर एजेंट और मैनेजर है वो ड्यूरिंग पीरियड अपने जो सब रेगुलेशन 7 में वो जो पढ़े थे अपन ने कि मतलब किसी और मतलब अगर मैनेजर को इलनेस है या फिर ऐसा कुछ है तो वो किसी और को मतलब ऑथराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ओनर और एजेंट और मैनेजर है, कोई जो एनी पर्सन को क्वालिफाइड नहीं कर सकते कि मैनेजर में एज मैनेजर, मतलब जो कोई अगर लोअर क्वालिफिकेशन वाला पर्सन है फोरमैन या फिर ऐसा कुछ है या फिर तो उसको ऐसा नहीं कर सकते इलनेस और अदर कॉजेज को छोड़कर कोई दूसरा कॉजेज हुआ जिसमें मैनेजर को कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसमें जो अपना जो ओनर एजेंट और मैनेजर है वो दूसरे को क्वालिफाई नहीं कर सकते, लोअर क्वालिफिकेशन वाले को ऑथराइज नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल वहाँ पे कॉज ऑफ इलनेस हो या फिर दूसरे कॉजेज है जिसमें मैनेजर का कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब उसको छुट्टी लेना ही पड़ेगा और उसको माइन छोड़ना ही पड़ेगा, और एक्सेप्ट विद द प्रीवियस परमिशन इन चीफ इंस्पेक्टर एंड सब्जेक्ट टू सब कंडीशन एज ही मे स्पेसिफाई देयर। सीधा इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर अपने को मैनेजर से कोई छोटा क्वालिफिकेशन वाला पर्सन लेना है तो हमको या तो वो इलनेस हो या फिर दूसरे कॉजेज हो या फिर उसके बाद उसमें मैनेजर का कोई कंट्रोल ना हो या फिर जो चीफ इंस्पेक्टर हो उससे परमिशन ले तभी अपन ये सब ऑथराइजेशन कर सकते हैं। डी पॉइंट, a copy of every such notice and authorization shall forthwith be sent to the chief inspector and to the regional inspector by registered post। कोई नोटिस या फिर ऑथराइजेशन है जिसमें अपन जो मैनेजर जैसे छोड़ के जा रहा है और उसकी जगह पे कोई दूसरे मैनेजर को अपन ले रहे हैं तो उसको तुरंत फोर्थ मतलब तुरंत को अपने को सेंड किसको करना है, चीफ इंस्पेक्टर को और regional इंस्पेक्टर को। तो चीफ इंस्पेक्टर और regional इंस्पेक्टर को पोस्ट करेंगे जब कोई नया मैनेजर अपॉइंट होता है। 9A, the owner or agent shall provide suitable residential accommodation for the manager and the under manager or assistant manager within distance of 3 miles from all mine opening, and every manager, under manager and assistant manager shall reside in the accommodation so provided that where special difficulty exists which render the compliance with this regulation provisions not reasonably practicable, the chief inspector may, by an order in writing and subject to such condition as he may specify therein, grant exemption from the same। 9 का ए का पॉइंट है कि अगर ओनर एजेंट चाहे तो नहीं, ओनर एजेंट को एक सुटेबल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइड कराना है, किसको, इसमें
मैनेजर भी आएंगे, सिर्फ मैनेजर नहीं, मैनेजर भी आएंगे, अंडर मैनेजर भी आएंगे, असिस्टेंट मैनेजर भी आएंगे, और कितने डिस्टेंस में चाहिए, मतलब वो जो पॉइंट है माइंस के, जो रेडियस है, वो रेडियस कितने होना, तो कम से कम 3 माइल्स होना चाहिए। 3 माइल्स मतलब 5 किलोमीटर के लगभग होता है। ठीक है, अगर 3 माइल्स पूछा है, 5 किलोमीटर पूछा तो 5 किलोमीटर पे टिक कर देना। और 3 माइल्स का 5 किलोमीटर पूछा था। फ्रॉम ऑल माइंस ओपनिंग, मतलब कोई भी ओपनिंग है वहां से, मतलब ऐसा नहीं कि सबसे जो कोने वाली ओपनिंग है, कॉर्नर वाली ओपनिंग है, वहां से 5 किलोमीटर या फिर 3 माइल्स। जो सेंटर है वहां से 5 किलोमीटर लेके तो सबसे बेस्ट होगा। वैसे तो सारे माइन ओपनिंग से 5 किलोमीटर के अंदर उसका मतलब वो होना ही चाहिए, अकोमोडेशन। एंड एवरी मैनेजर, अंडर मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर शेल रिसाइड इन द अकोमोडेशन। कोई जो मैनेजर है, अंडर मैनेजर है और जो असिस्टेंट मैनेजर है, उसको वो अकोमोडेशन में रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं जा रहा हूँ मतलब छोड़ के जा रहा हूँ या फिर ऐसा कुछ कर रहा हूँ, वैसा नहीं। सो प्रोवाइडेड दैट वेयर स्पेशल डिफिकल्टी एग्जिस्ट, मतलब कुछ कुछ केसेस में स्पेशल डिफिकल्टी एग्जिस्ट भी होंगी। हो सकता है कि वो माइंस में वो माइंस पे पॉसिबल नहीं है वहां पे रहना, विच रेंडर द कंप्लेंट्स विद दिस रेगुलेशन नॉट इजली प्रैक्टिकल। मतलब ये प्रैक्टिकल नहीं है कि जो मैनेजर है, अंडर मैनेजर है या फिर असिस्टेंट मैनेजर है, उसका जो घर हो वो 3 माइल्स के अंदर हो, तो क्या कंडीशन बनेगी। तो चीफ इंस्पेक्टर में बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग, चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो ऑर्डर में राइटिंग में बोल सकते हैं, और सब्जेक्ट टू सब कंडीशन एज ही मैं स्पेसिफाई देयर, उसमें वो कंडीशन रखेंगे कि हाँ ये कंडीशन फॉलो करो। ग्रैंड एग्जम्पशन फ्रॉम द सेम, कंडीशन रखेंगे कि वही कि अगर थ्री माइल्स में नहीं तो कम से कम सबसे नियरेस्ट पॉइंट है जहाँ पे उनको रख सकते हैं, तो वहां पे कम से कम अकोमोडेशन दो। ठीक है, बी पॉइंट, नो मैनेजर शैल बी entrusted by the owner or agent with any work, nor he shall perform any work which will necessitate his frequent or prolonged absence from a mines। बी पॉइंट ये बोलता है कि जो कोई मैनेजर है shall be entrusted by the owner or agent with any work, मतलब ओनर और एजेंट जो मैनेजर है उसको ऐसा कोई भी काम नहीं बताएंगे, और वो नॉर शेल ही परफॉर्म हिमसेल्फ एनी वर्क, मतलब वो खुद से भी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिसके वजह से विच विल एसोसिएट, मतलब जिसके वजह से उसका जो फ्रीक्वेंट और पूरा मतलब कुछ टाइम के लिए या फिर लंबे समय तक के लिए माइंड से अब्सेंट रहे। मतलब ओनर एजेंट खुद भी मैनेजर को काम नहीं बताएंगे, और मैनेजर भी खुद ऐसा कुछ काम नहीं करेगा कि जिसके वजह से उसको जो माइंड है वहां से बहुत टाइम के लिए उसको अब्सेंट रहना पड़े। इफ एनी डाउट अराइजेस एज टू एनी मैटर रिफर्ड to in the foregoing clauses of this sub regulation, it shall refer to chief inspector for decision। अगर कोई डाउट अराइज होता है, मतलब 9th वाला कि जो रेजिडेंशियल वाला होता है, या फिर वो कौन से काम मैनेजर को नहीं बताएंगे, ओनर या फिर एजेंट, तो अगर ऐसा कोई डाउट अराइज होता है तो हम किसको रिफर करेंगे, चीफ इंस्पेक्टर को कि डिसीजन लो, हमको ये डाउट है तो कैसे क्लैरिफाई करोगे। नो मैनेजर शैल एक्ट एज एजेंट और अंडर मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर इन एनी अदर सुपरवाइजरी कैपेसिटी इन अदर माइंस। वही है कि माइंस एक सोल मैनेजर के इसमें होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो माइंस का क्या बोलते हैं एक मैनेजर होना चाहिए। तो कोई मैनेजर हो सकता है, वैसे अपन इसके पहले पढ़े कि 2 माइंस का एक मैनेजर हो सकता है, तो चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो उसको 12 महीने तक के मैक्सिमम रख सकता है वो। तो वही लिखा है कि नो मैनेजर चाहे तो एक्ट एजेंट, अंडर मैनेजर या फिर असिस्टेंट मैनेजर कोई दूसरे माइंस में नहीं होगा। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 35, अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर और अंडरग्राउंड मैनेजर इन एवरी माइन, the average employment of which exceed 450 ton in working below ground or 1,200 in all the mines, the manager shall be assisted by assistant manager and or underground manager on the following scale। टन नहीं है, वो इन है। ठीक है, ये पर्सन के बारे में दिया है, जो CMR है उसमें जो प्रोडक्शन है उसके बारे में दिया है, और इसमें जो है वो पर्सन का एम्प्लॉयमेंट के बारे में अपन मैनेजर को अपॉइंट करेंगे, फिर असिस्टेंट मैनेजर को। तो जो स्केल है वो बोल रहा है कि अगर अंडरग्राउंड है तो वहां पे अगर 450 से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है, या फिर 1200 से ज्यादा पूरे माइंस में एम्प्लॉयड है, मतलब अंडरग्राउंड में या फिर सरफेस में, इन ऑल माइंस, मतलब शायद ओपन कास्ट भी हो सकता है। ओपन कास्ट में अगर 1200 से ज्यादा है तो उसमें एक असिस्टेंट मैनेजर फॉलो होगा। एक होता है अंडरग्राउंड, ठीक है, एक होता है सरफेस, और एक होता है ओपन कास्ट माइंस। तो अंडरग्राउंड में क्या होता है, एक अंडरग्राउंड में लोग जाते हैं, ऊपर से प्लस ऑफिस का या फिर कोई कैंटीन में या फिर दूसरी जगह पे लोग रहते हैं। तो अंडरग्राउंड में क्या होता है, अंडरग्राउंड में इतने सर समझ लो अंडरग्राउंड में 20 लोग गए, सरफेस में 5 लोग गए, टोटल माइंस में कितने लोग हैं, 25 लोग। ठीक है, अंडरग्राउंड माइंस में तो अंडरग्राउंड में कितने 20 लोग, और पूरे माइंस में 25 लोग, क्योंकि सरफेस में 5 + 20 25 लोग पूरे माइंस में, इन ऑल द माइंस। ओपन कास्ट में भी सेम टू सेम, ओपन कास्ट की जो वर्किंग है वहां पे कम से कम 20 लोग है।
सरफेस में समझ लो जो ऑफिस ओपन कास्ट मतलब जहाँ पे माइंस चल रही है 20 लोग, सरफेस में 5 लोग, तो टोटल लोग 25 लोग। ठीक है, ये बताया है कि अगर अंडरग्राउंड में 4,000 से ज्यादा लोग हैं तो पूरे माइन में 1200 से ज्यादा लोग हैं, तो वहां पे एक असिस्टेंट मैनेजर लगेगा मैनेजर के साथ, या फिर अंडरग्राउंड मैनेजर भी लगेगा। ठीक है, एवरेज एम्प्लॉयमेंट अगर 450 से 600 तक है बिलो ग्राउंड में, तो कितने असिस्टेंट मैनेजर या फिर अंडरग्राउंड मैनेजर लगेंगे? एक। अगर पूरे माइंस में 1200 से 1600 है, तो एक एडिशनल असिस्टेंट मैनेजर लगेगा और अंडरग्राउंड मैनेजर लगेगा। इन एक्सेस ऑफ 600 वर्किंग बिलो ग्राउंड, अगर 600 जो है अगर 450 से 600 है तो एक असिस्टेंट मैनेजर लगेगा, अगर 600 से ज्यादा है तो इसमें थोड़ा एरर है। ठीक है, फॉर एवरी एडिशनल 500 पर्सन एम्प्लॉयड बिलो ग्राउंड और 800 इन ऑल माइंस और पार्ट्स for a period of 5 years from the commencement of regulation and thereafter, and for every 300 additional person employed below ground or 800 in all mines for a part of thereof। मतलब अगर 600 लोग अंडरग्राउंड में जाता है बिलो ग्राउंड में, या फिर 1600 पूरे माइंस में जाता है, ये तो कितना है? अगर 450 से 600 लगे तो एक लगेगा, 1200 से 1600 लगेगा तो एक लगेगा ओपन कास्ट माइन में, ओपन कास्ट में। ठीक है, उसके बाद में बोला है कि जो फिर अगर 1600 से ज्यादा होते हैं, 600 से ज्यादा होते हैं और 1600 से ज्यादा होते हैं, तो एक असिस्टेंट मैनेजर और लगेगा। कितने स्केल में लगेगा, मतलब कितने स्केल में लगेगा? ऐसा ऐसा तो नहीं है कि 600 से ज्यादा है मतलब कम से कम 20,000 एम्प्लॉयड है वहाँ पे, तो 600 से ज्यादा एक ही एसेट मैनेजर रखेगा, तो मतलब स्केल स्केल मैनेज होगी ना वहाँ पे। जैसे 600 से 1100 है तो एक लगेगा, फिर 1100 से 1600 है तो मतलब हर 500 में ऐड होते जाएंगे, वो है। ठीक है, तो वन एडिशनल असिस्टेंट मैनेजर कितने स्केल पे लगेगा? फॉर एवरी एडिशन ऑफ पास 500% एम्प्लॉयड बिलो ग्राउंड, मतलब 600 है, 600 से कम है तो एक अंडरग्राउंड में। फिर 1100 है, 500 लोग ऐड हुए उसमें, तो हो गया 1100। 1100 से कम है तो दो। ठीक है, फिर 1600, 1100 से 1600 लोग हैं तो तीन लगेंगे, मतलब 500 की स्केल ऐड होती गई। सेम टू सेम 1600 है पूरे माइंस में, तो उसके लिए 800 ऐड, मतलब 2400 हुए, मतलब 1200 से 1600 रहे तो एक, 1600 से 2400 रहे तो दो, फिर 800 और ऐड करो, 3200 रहे तो तीन, 4000 रहे तो चार, 4800 तक के रहे तो पांच, ऐसे ऐड होते जाएंगे। ठीक है, फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द रेगुलेशन, मतलब रेगुलेशन के 5 साल के अंदर ये स्केल दी है, और उसके बाद में जब 5 साल हो गए, मतलब 1961 से लेके 5 साल, मतलब 1966 तक की ये स्केल दी, और 1966 के बाद में फॉर एवरी 300 एडिशनल पर्सन एम्प्लॉयड बिलो ग्राउंड और 800 इन ऑल माइंस ऑफ ए पार्ट दे रहा हूँ। मतलब ये जो 500 का जो है बिलो ग्राउंड का, वो बस 5 साल तक की रखा है, मतलब 1966, मतलब अभी जो फॉलो होगा वो 300 होगा, मतलब समझ लो 600, फिर 900, मतलब 600 पे एक, 900 पे दो, 1200 पे तीन, फिर 1500 पे चार, ऐसे ऐड होते जाएगा। और ओपन कास्ट को भी रहेगा, वो 1600 से कम रहे, मतलब 1200 से 1600 रहे तो एक, फिर 1600 से 2400 से रहे तो दो, फिर 2400 से 3200 रहे तो तीन, 3200 से 4000 रहे तो चार, ऐसे ऐड होते जाएगा। ये एक टेबल है, इससे आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। और एक बार माइंड में बिलो ग्राउंड में 450 से 600 है, समझ लो अगर 500 है, ठीक है, तो भी एक असिस्टेंट मैनेजर लगेगा या फिर अंडरग्राउंड मैनेजर लगेगा। अगर 430 है तो कोई जरूरत नहीं है आपको असिस्टेंट मैनेजर या अंडरग्राउंड मैनेजर रखने की। ठीक है, मतलब 450 से 600 के बीच में एक असिस्टेंट मैनेजर लगेगा। ठीक है, अगर 599 है तो भी एक लगेगा, 600 रहेगा तो भी एक लगेगा। अगर 600 से ज्यादा लोग होते हैं बिलो ग्राउंड में, 601 से लेकर अगर 900 लोग है, मतलब अगर 700 है, 800 है, 850 है, तो एक एडिशनल अंडरग्राउंड मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर ऐड होगा। ठीक है, इस पे ही, मतलब अगर 700 है तो कितने लगेंगे? दो। 800 है तो दो, 850 है तो भी दो, 899 है तो भी दो, 900 है तो दो। अब अगर 901 होता है, मतलब अगर इससे बढ़ता है फॉर एवरी एडिशनल 300%, फिर ये स्केल को बस ऐड करते जाओ। 600 से 900 के लिए दो, 900 से 1200 के लिए तीन, 1200 से 1500 के लिए चार, ऐसे ऐड हो जाएगा। मतलब अगर 901 से सॉरी 1200 है, 300 एडिशनल हुआ ना, 1200 है। 901 से 1200 के बीच में अगर जो भी है, मतलब 1000 है, 1100 है, 1199 है, 1200 है,
तो वहां पे लगेंगे 3। बट अगर 1200 से ज्यादा लगा, 1201 लगा, तो एक अपने को वो अगर एक भी बढ़ रहा है तो भी अपने को एक असिस्टेंट मैनेजर रखने की जरूरत है। मतलब तब होगा अपने 4 असिस्टेंट मैनेजर। अगर 1201 है तो 1201 से लेके 1600 के बीच में है तो ठीक है। अब ऑल माइंस ओपन कास्ट, अगर ओपन कास्ट माइंस है तो उसके लिए ठीक है। तो इसमें 1200 से 1600 की स्केल दी है, मतलब 1200 से ज्यादा के लिए और 1600 के बीच में लगेगा एक, मतलब वही 1300, 1400, 599 फिर भी लगेगा। फिर अगर 1601 से लेकर 2400, इसमें जो स्केल है वो 800 वाली है। सेम टू सेम 1600 से 2400 है तो दो लगेंगे। फिर 2400 से अपना 3200 है, ठीक है, तो तीन लगेंगे, ठीक है। अगर 3201 है तो वो जो एक आदमी बड़ा है उसके लिए भी अपने को और एक असिस्टेंट मैनेजर रखने की जरूरत है, मतलब 4 उसके लिए नहीं, मतलब वो पूरे माइंस में काम करेंगे। बट एक आदमी की भी अगर 3200 से बढ़ता है या फिर दो बढ़ते हैं या फिर जितने भी बढ़ते हैं और 800 तक के, मतलब 4000 तक के, तो अपने को एक असिस्टेंट मैनेजर रखने की जरूरत है। Provided that in a mine where average employment exceeds 1200 working in below ground or 3200 in all mines, at least one assistant manager or underground manager as aforesaid shall be first class manager certificate। ठीक है। अगर माइंस में एवरेज एम्प्लॉयमेंट जो अंडरग्राउंड का है अगर वो 1200 से ज्यादा है, अब 1200 से ज्यादा है तो मतलब कितने असिस्टेंट मैनेजर लगेंगे? आपने पढ़े थे कि 450 से 600 के बीच में एक, फिर अपना 600 से 900 के बीच में दो, 900 से 1200 के बीच में अपना तीन, ठीक है, एक दो तीन। अब 1200 से ज्यादा हो रहे हैं मतलब कितने असिस्टेंट मैनेजर लगेंगे? 4। 16 बस वो है 1500 के बीच में, 300 का स्केल है ना, लगेंगे 4। और इसमें बोल रहा है कि कोई भी एक असिस्टेंट मैनेजर फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना, वो अंडरग्राउंड करेंगे वैसे तो, अंडरग्राउंड का तो अंडरग्राउंड करेंगे, इसमें मेंशन नहीं है। और बिलो ग्राउंड में 3400 होते हैं, ठीक है, 3400 होते हैं माइंस में, तो एक असिस्टेंट मैनेजर या फिर अंडरग्राउंड मैनेजर वो भी फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट होल्डर होगा। तो अपने को पढ़े थे 1200 से 1600 के बीच में अपना रहेगा कि एक, ठीक है, 1600 से 2400 के बीच में दो, 2400 से 3000 के बीच में तीन, और उसके बाद में जितने भी ऐड हो रहे हैं, मतलब 4 असिस्टेंट मैनेजर जो अपने को लगेंगे उसके बाद में, या फिर ज्यादा भी ले सकते हैं अगर वो एक्सेसिबल है 3200 से, अगर और लोग बढ़ रहे हैं तो उसके बाद में अपने को एक आदमी जो रहेगा उनमें कितने भी मैनेजर है उनमें से एक आदमी कम से कम फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर होना कंपलसरी है। Provided further that Chief Inspector may, by an order in writing and subject to such condition as he may specify therein, permit or require the appointment of assistant manager or turnaround manager in variation with this provision। मतलब ये कंडीशन दी है कि अगर चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो स्केल है तभी रखना है आपको। अगर चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो कोई बैंक उसको जरूरत लग रही है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कम है, तो चाहे तो वो मतलब परमिट कर सकता है कि तुम लोग असिस्टेंट मैनेजर कंपलसरी रखो, असिस्टेंट मैनेजर या फिर अंडरग्राउंड मैनेजर। आजकल तो कोई माइंस का अगर एम्प्लॉयमेंट कम है तब भी आप असिस्टेंट मैनेजर रखते ही हो या फिर अंडरग्राउंड मैनेजर रखते ही हो, क्योंकि चीफ इंस्पेक्टर ने कुछ कुछ रूल्स ला लिए जिसकी वजह से आपको असिस्टेंट मैनेजर या फिर अंडरग्राउंड मैनेजर रखना कंपलसरी है। For the purpose of this regulation, the expression assistant manager or underground manager shall include the person as safety officer who hold the equivalent qualification। इसमें वही बताया कि जो असिस्टेंट मैनेजर और अंडरग्राउंड मैनेजर है उसको अपन ऑथराइजेशन दे सकते हैं कि वो सेफ्टी ऑफिसर भी काम करे। अब ऐसा नहीं है कि सेफ्टी ऑफिसर आपको अलग अलग करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप जो असिस्टेंट मैनेजर या फिर अंडरग्राउंड मैनेजर है, जो बड़ी माइन से जहाँ पे 4-5 रहते हैं असिस्टेंट मैनेजर, उसमें से एक को सेफ्टी ऑफिसर अपन कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब अपन रेगुलेशन 34 पढ़ा, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, 35 पढ़ा, अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर या अंडरग्राउंड मैनेजर। अब 36 है अपॉइंटमेंट ऑफ इंजीनियर। एट एवरी माइन वेयर मशीनरी इज यूज्ड, ऐसी कौन सी भी माइन जहाँ पे मशीनरी को यूज होती है, एनी एन इंजीनियर और अदर कॉम्पिटेंट पर्सन, कोई इंजीनियर या फिर दूसरा कॉम्पिटेंट पर्सन, नॉट लेस देन 23 ईयर्स ऑफ एज, जो इसकी एज है वो 23 ईयर से कम नहीं होना चाहिए, बी अपॉइंटेड टू होल्ड द जनरल चार्ज ऑफ सच मशीनरी, उसको अपॉइंट क्या करेगी, कोई जनरल चार्ज करे वो मशीनरी का, एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड सेफ वर्किंग, उसका जो रिस्पॉन्सिबल है उसकी मतलब इंस्टॉलेशन की, मेंटेनेंस की और सेफ वर्किंग है। मतलब कोई भी माइंस में जहाँ पे मशीनरी यूज हो रही है, एक इंजीनियर या कॉम्पिटेंट पर्सन को अपन अपॉइंट करेंगे, उसकी एज 23 साल से कम नहीं होना, वो अपना जो जनरल चार्ज है मशीनरी को होल्ड करने के लिए करेंगे, और उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंस्टॉलेशन की भी है, मशीनरी की मेंटेनेंस की भी है, और सेफ वर्किंग की भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Provided that nothing in sub-regulation shall deem to prohibit the employment of two or more
engineer or competent person at one mine so long as the jurisdiction and the sphere of responsibility of every such engineer or competent person is divided by the manager in his letter of appointment. अब ये नहीं, मतलब ये सब रेगुलेशन ये नहीं बोलता कि दो और दो से ज्यादा जो इंजीनियर है या फिर कॉम्पिटेंट पर्सन है उसको एक माइंस में आप अपॉइंट मत करो। आप एक माइंस में उनको अपॉइंट कर सकते हो, दो से ज्यादा इंजीनियर हो तो अच्छी बात है ना। लेकिन उसमें जो जुरिडिक्शन और इस पे मतलब जो उसकी जो स्पीयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब ऐसा ना हो कि आपको कि एक टाइम पे मतलब एक्सीडेंट हो और आपने दो मैनेजर रखे। समझ लो अगर एक्सीडेंट होता है, मतलब एक्सीडेंट होता है और आपने ये एक मशीनरी है और ये एक मशीनरी है, आपने इसमें किस मतलब दो इंजीनियर को रखे हो, लेकिन इसमें क्या क्या किया आपने कि डिवाइड नहीं कर रहे हो। मतलब अब आपने बोले नहीं हो कि येलो मशीनरी का चार्ज भाई तू रख, येलो मशीनरी का चार्ज तू रखेगा, ऐसा नहीं बोल रहे हो आपने उसको। लेकिन तो उसकी वजह से अगर एक्सीडेंट होता है तो क्या होगा कि ये इंजीनियर बोलेगा कि भाई तेरी गलती है, ये इंजीनियर बोलेगा भाई तेरी गलती है, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसने बोला है कि जो मैनेजर है उसको एक एक उसके लेटर के अपॉइंटमेंट में उसके जो जुरिडिक्शन है, मतलब जो उसके जो पावर्स है वो, और उसके स्पीयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब जो उसका जो मशीन की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको मेंशन करना पड़ेगा कि भाई तेरा ऑथोराइजेशन ये है और ये देखो ये काम करना है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट आफ्टर सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई इन दिस बिहाफ इन द ऑफिशियल गैजेट, मतलब एक डेट के बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है ऑफिशियल गैजेट में, नो पर्सन, ठीक है अभी इसको छोड़ दो, नो पर्सन अभी इसको छोड़ देते, शैल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस परमिशन इन राइटिंग ऑफ चीफ इंस्पेक्टर। अगर उसके पास अगर पहले से कोई परमिशन नहीं है चीफ इंस्पेक्टर के पास में, या फिर अनलेस ही होल्ड द डिग्री और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, या तो उसके पास मतलब अगर चीफ इंस्पेक्टर के साथ परमिशन नहीं है, या फिर उसके पास या फिर वो डिग्री या फिर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर में है, ठीक है। बी अपॉइंटेड इन ओपन कास्ट माइन वर्क बाय हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी, एचईएम बोलते हैं, इन विच द एग्रीगेट हॉर्स पावर ऑफ ऑल मशीनरी यूज्ड एक्सीड 750। मतलब अगर एचईएम यूज हो रही है ओपन कास्ट में और सारे उसका जो पावर है एग्रीगेट हॉर्स पावर है और सारे मुझे मशीनरी को मिला के जो यूज हो रही है उसका जो पावर है वो अगर 750 से ज्यादा होता है तो उसमें अपन वो मतलब इंजीनियर को एक अच्छे क्वालिफिकेशन वाले को अपॉइंट करेंगे, डिग्री या फिर डिप्लोमा हो जिसके पास मैकेनिकल इंजीनियर में, या फिर चीफ इंस्पेक्टर पर मतलब अलाउ करेगी कोई लोअर वाले क्वालिफिकेशन वाले को भी अपॉइंट करना है। और इन एनी अदर माइन, मतलब ओपन कास्ट माइन छोटी अंडरग्राउंड माइंस है तो उसमें भी अगर एग्रीगेट हॉर्स पावर ऑफ ऑल मशीनरी यूज्ड एक्सीड 250, अगर 250 से ज्यादा अगर सारी मशीनरीज का जो हॉर्स पावर है वो अगर 250 से ज्यादा का हो रहा है तो अपने को अब अपन अलाउ नहीं करेंगे कि भाई तो कॉम्पिटेंट पर्सन एक्ट कर, अनलेस एंड अनटिल उसके पास अगर डिग्री या फिर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो या फिर चीफ इंस्पेक्टर उसको ऑथराइज करे। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।